नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें हम पहला चैप्टर करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। और इसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ में डिफरेंस बताएंगे हम आप लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। साथ में इसी में एनर्जी बैंड भी पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड 3 तरह का होता है, वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बताएंगे। तो ये सब क्या होता है, इन सारे कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। और साथ में इन टॉपिक्स के बाद फिर आपको एनर्जी बैंड के बेस पर हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिफरेंस एक बार और बताएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से ढेर सारे अंक भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आगे की कोई भी लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो बात करेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंस क्या हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। बहुत छोटे क्लासों में से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, यानी अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सा बात है कि अर्धचालक मतलब आधा चालक है, आधा चालक नहीं है। लेकिन तो चालक क्या होते हैं, इससे पहले आप लोगों ने कंडक्टर के बारे में समझा होगा। कंडक्टर जो होते हैं वो चालक होते हैं, जिसमें हम आसानी से धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, वो होता है कंडक्टर यानी चालक। और दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, अचालक होता है, जिसको हम कुचालक भी कहते हैं। इसमें से हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा होता है चालक, और इसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो आप जानते होंगे कंडक्टर होते क्या हैं, जैसे चांदी, कॉपर और साथ में एल्युमिनियम, ये होता है। और इंसुलेटर की बात करें, जैसे लेड मतलब शीशा, और उसके बाद लकड़ी कह सकते हैं, वुड, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ये सब हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब आप पूछोगे सर ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें सामान्यतः तो हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन करके, कुछ अशुद्धियाँ मिलाकर या उसका ताप बढ़ाकर उन्हें हम चालक बना सकते हैं। यानी ये आधा चालक होते हैं और आधा चालक नहीं भी होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। और इसका एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये परमाणु हैं। सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, और साथ में जर्मेनियम। इन्हीं 2 तत्वों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। अब हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। सेमीकंडक्टर हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है आजकल। इससे पहले हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर, ये सब पहले के ज़माने में नहीं थे। लेकिन सेमीकंडक्टर के यूज से ही कंप्यूटर इतने छोटे बन गए हैं। इससे पहले टेलीविज़न बहुत बड़े बड़े आते थे, अब एलईडी टीवी आ गया है। साथ में जो घरों में पहले बड़े बड़े लाइट्स आते थे जो हीट प्रोड्यूस करते थे, पीला वाला बल्ब आता था, उसमें से जो
लाइट से निकलती थी, वो साथ में हीट भी प्रोड्यूस करती थी। पर अब आप लोगों के घरों में क्या होता है, एलईडी आ गया है जो हीट प्रोड्यूस भी नहीं करता है, साथ में वोल्टेज भी कम कंज्यूम करता है। तो इन सब में क्या लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। सब जगह सेमीकंडक्टर है, मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, टीवी में, सैटेलाइट्स में, एलईडी में, हर जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज है। रेडियो में, हर जगह पर, जहाँ भी आप जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, सब जगह सेमीकंडक्टर यूज होता है। आप लोगों ने कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्लेट देखा होगा, तो उसमें इस प्रकार के दो डिवाइसेस आप लोगों ने ऐसे किसी प्लेट पर चिपके हुए देखे होंगे। इस तरह से होता है, ऐसे ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक या किसी भी कलर का हो, और इसमें क्या होता है, दो ऐसे तार लगे होते हैं। दो तार लगने वाले को हम, ये सब क्या है, डायोड है, ये डायोड है, ये भी सेमीकंडक्टर है। दो पैर वाला है वो डायोड है। और अगर इस तरह का भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ऐसे होता है तीन पैर वाला, इसको ट्रायोड बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायोड। तो इन सब के बारे में आप जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक, आईआईटी ये सब करेंगे, तो आप डिटेल में अध्ययन करेंगे इसका। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में आप लोग इसका केवल इंट्रोडक्शन समझेंगे। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डायोड, ट्रायोड क्या होता है, इन सब का केवल इंट्रोडक्शन, एकदम बेसिक बताया जाएगा। बड़े लेवल पर तो हम वो चीज़ सीखेंगे, लेकिन अभी हम क्लास 12th की परीक्षा तो पास कर लें पहले, फिर आगे देखेंगे। तो ये होता है सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस। सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस और भी हो जाती है कि सेमीकंडक्टर कम खर्च में यूज होते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। यानी सेमीकंडक्टर, जो कंडक्टर होते हैं ये भी चालक का काम ही करते हैं, परंतु सेमीकंडक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप लोग सोचेंगे सर कंडक्टर जो होते हैं इनसे तो हम धारा प्रवाहित कर सकते थे, क्या ज़रूरत थी सेमीकंडक्टर को इतना इम्पोर्टेंस देने की, अच्छी एनर्जी प्राप्त कर रहे थे। तो ये सब कैसे आ गया, क्या अंतर है, क्या इम्पोर्टेंस है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, क्या अंतर है कि कंडक्टर से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट हो गया है, जबकि हम अच्छी एनर्जी पाते हैं इसमें से और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित हो सकते हैं, फिर भी ये इम्पोर्टेंट हो गया है। कैसे इम्पोर्टेंट हो गया है, देखिए कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और जिधर चाहें उधर हम इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर सकते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होते हैं धारा उसके विपरीत जाती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम करंट फ्लो कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अगर हम कंट्रोल कर ले गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर धारा कंट्रोल हो रही है तो हम जब चाहेंगे धारा का मान बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे धारा का मान कम कर लेंगे, और जैसे चाहेंगे धारा के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ये बात हम बाद में समझेंगे आगे चलकर कि यहाँ पर रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर सकते हैं बिना डिवाइसेस में चेंजिंग किए हुए, केवल सेमीकंडक्टर के यूज से। ठीक है, तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर का उपयोग। अब आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी डिवाइस पहले नहीं थी जो सेमीकंडक्टर की तरह वर्क कर सके। जी बिल्कुल थी, कर सकती थी। हम इलेक्ट्रॉनों को पहले भी कंट्रोल कर सकते थे, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? पहले हम वॉल्व का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? वॉल्व, है ना, निर्वात नलिकाओं का उपयोग करते थे, और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों के वेग को
कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो वो कैसे समझेंगे आप, इसका क्या करिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है नोट करने के लिए, नोट्स तो आपको पीडीएफ फाइल में मिल ही जाएगी। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर हम बात करेंगे एनर्जी बैंड की। अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था पहले। किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता था, एक निर्वात ऐसे गोला ले लो या फिर कोई निर्वात क्या होता है, ट्यूब होता है। यहाँ से क्या होता है, ये वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी जाती है और ये प्लेट लगा दिया जाता है। ये क्या होता है, एनोड होता है और ये हमारा होता है कैथोड। ठीक है, अब कैथोड पर यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है इस पर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ उत्सर्जित करवाने के कई तरीके हैं। पीछे के क्लासेस में हमने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के 4 कारण हैं, ताप से और वैद्युत क्षेत्र से, साथ में प्रकाश से और द्वितीयक उत्सर्जन के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले यहाँ पर एक फिलामेंट लगा दिया जाता है और फिलामेंट के द्वारा इस प्लेट को गर्म किया जाता है और यहाँ पर वैक्यूम होता है, बिल्कुल निर्वात होता है। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो वायु के कण क्या होंगे, यहाँ से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराकर ये एनर्जी खो देगा और ये भी आयनित हो जाएंगे, तो फिर स्पार्क कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी, जब इसको हीट देते हैं, हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है। फिर यहाँ से हम इसको किसी डिवाइस में जोड़कर, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर बहेगी। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं, तो धारा का मान क्या होगा, इधर बहेगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाते थे, पर इसमें एक खासियत क्या थी, इसको हीट करने के लिए भी हमको एनर्जी देनी पड़ती थी और साथ में यहाँ से जब ये हीट प्रोड्यूस होता था, यहाँ से पहुँचने में भी ये क्या होता था, हीटेड हो जाता था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था, इससे अधिक एनर्जी लॉस होती थी, हीट का उपयोग करना पड़ता था, ढेर सारे डिवाइसेस लगते थे। पर बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया, जब सेमीकंडक्टर का खोज किया कि सेमीकंडक्टर के द्वारा भी हम इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और उसमें क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और तब कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कमरे के आकार के होते थे और उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तब इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हुआ करते थे और इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके ही उस कंप्यूटर को चलाया जाता था, जो काफ़ी एनर्जी लेता था और हीट भी प्रोड्यूस करता था। इसलिए ये ज़्यादा, इसमें कमी क्या हुई, ये बड़ा भी होता था। कैसा होता था, लार्ज होता था, ये लार्ज होता था, अधिक, मोर एनर्जी कंज्यूमेबल होता था। ठीक है, और साथ में रिलायबल भी नहीं होता था, नो रिलायबल मतलब इतना विश्वसनीय भी नहीं होता था, जल्दी ख़राब हो जाया करते थे ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने वैक्यूम ट्यूब को समझ सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे एनर्जी बैंड, लेकिन एनर्जी बैंड शुरू करने से पहले हम यहाँ समझेंगे कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल तो क्रिस्टल क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्रिस्टल वे होते हैं जिसमें समान आकार के, अच्छा क्रिस्टल भी 2 तरह के होते हैं, एक ठोस, पहले बात करेंगे ठोस की। तो सॉलिड क्या होता है, ठोस, बात करते हैं ठोस, और एक होता है क्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टल कैसे होते हैं, लगभग जिसमें समान आकार के, लगभग मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं, लगभग जिसमें समान आकार के कण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल का आकार आप जानते हैं कैसा होता है, इस प्रकार से आप क्रिस्टल बना सकते हैं, इस तरह से क्रिस्टल होते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल बनता है, लगभग समान आकार के क्या होते हैं कण आपस में क्या होते हैं मिले हुए होते हैं। ये होता है क्रिस्टल की संरचना, आपने पढ़ा होगा। लगभग समान आकार के कण जिसमें उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल में अणु ढेर सारे होते हैं। अब इससे पहले आप क्रिस्टल समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे यहाँ पर एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ आप समझ गए हैं तो कोई बात नहीं। देखो, जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है, परमाणु के स्पेक्ट्रम या परमाणु की ऊर्जा स्तर के बारे में आप लोगों को इससे पहले बताया गया है। एक आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड एटम जो होता है उसमें एनर्जी कैसे होती है। आइसोलेटेड का मतलब होता है एकल, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं विलगित। आइसोलेटेड को कहते हैं विलगित, जो अकेले होता है, विलगित परमाणु। तो जो अकेले परमाणु होता है उसकी एनर्जी जो होती है उसमें उपस्थित, बोर के परमाणु में बताया, परमाणु मॉडल में बताया गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, ये पॉजिटिव इस तरह से है। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया कि जब ये एक निश्चित कक्षा में होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो सेम होती है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के एनर्जी क्या होंगी, सेम होगी, और वो विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करेंगे। आप लोगों को ये बताया गया है, जैसे ये पहला एनर्जी लेवल है n बराबर 1, तो इसका जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर यहाँ पर आप जानते हैं n बराबर 2 जो होता है, इसका जो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर जो थर्ड वाला होता है उसका एनर्जी लेवल होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह से आपका n बराबर 4th जो स्तर होता है उसमें एनर्जी लेवल 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो परमाणु हैं, एक परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं किसी स्तर में, उन सब के एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जैसे पहले ऊर्जा स्तर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की जो एनर्जी होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वो चाहे जितने होंगे। इस प्रकार से जो विकिरण उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इसमें जो होगा इसका सब सेम होगा, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। इसमें जो होंगे तीसरे में सबका क्या होगा, सेम होगा, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बात करें अगर हम किसी क्रिस्टल की, क्या बात कर रहे हैं, क्रिस्टलों में, क्रिस्टलों में एनर्जी ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं। ये क्या है हमारा ऊर्जा स्तर, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। क्योंकि ये अकेले है तो इसमें ऊर्जा स्तर होते हैं अलग अलग, और सभी ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो सेम होती है। लेकिन हम कहते हैं क्रिस्टल में तो एक ही परमाणु नहीं होता है ना,
किसी क्रिस्टल में एक परमाणु थोड़े न होंगे, हजारों लाखों करोड़ों होंगे, और बहुत सारे एटम भी होंगे। एटम के पीछे एटम, एटम के आगे एटम, एटम के पीछे, एटम के बगल में, सब जगह एटम ही एटम दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जब एक से अधिक एटम पास में आते हैं तो क्या करते हैं, उनके जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, इसमें ये क्या है, हमारा नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसी के बगल में एक और एटम आ गया। अब जब क्रिस्टल में ढेर सारे एटम होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा जब पास में आएगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस चार्ज है। साथ में बहुत पास आने पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस नाभिक के समीप है, बहुत ज़्यादा समीप है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट भी करेगा। कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एटम जब पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और आकर्षित भी करते हैं, और इस प्रकार से उनके ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और एक ऊर्जा बैंड बनाते हैं जब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे कभी कभी ये जो एटम होते हैं वो इस तरह से भी संरचना बना लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन इससे भी साझा कर लेता है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा, कभी कभी इसका भी हो जाता है, साझा वाला है ना, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलों में सहसंयोजक बंध भी बनते हैं और ऊर्जा स्तर बनते हैं। जब कई परमाणु एक साथ पास में आते हैं तो वो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। तो इसका परमाणु अगर इसके बहुत समीप आ गया तो इसमें ऊर्जा स्तर इस प्रकार से बन जाएंगे, और इसमें भी ऐसे ऊर्जा स्तर आएंगे इस प्रकार से, ठीक है। जितने अधिक परमाणु पास में होंगे उतने ही क्या होंगे, ऊर्जा स्तर बनेंगे। अब ये ऊर्जा का क्या है, एक बंध बन गया है, ढेर सारे ऊर्जा आ गए हैं बंडल के रूप में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड। ये क्या होता है, हमारा ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड समझ में आया कैसे? जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है प्रत्येक कक्षा की वो सेम होती है, एक एक अलग अलग ही होगा। लेकिन जब किसी क्रिस्टल में यह उपयोग होता है तो क्रिस्टल में उपस्थित अनेकों लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, तो उसमें जो सभी परमाणु जब एक साथ आते हैं तो कुछ परमाणुओं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते, मतलब प्रतिकर्षित हो जाएंगे, कभी कभी नाभिकों द्वारा आकर्षित भी कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके ऊर्जा स्तर बंट जाते हैं और एक ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। जहाँ पर ऊर्जा स्तरों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ ऊर्जा बैंड ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। कहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, कहीं कहीं पर जहाँ से चले जाएंगे वहाँ खाली हो जाएगा, और जहाँ पर जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से दो प्रकार के ऊर्जा स्तर बनेंगे। एक हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर समझना, एक हमारा बनेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले आते हैं उसके निचले स्तर को हम क्या कहते हैं, उसके निचले स्तर को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, चालन बैंड। देखिए ना आप, इस तरह से बना हुआ है ऊर्जा स्तर, इसी को हम ऐसा बना रहे हैं। ये क्या है, चालन बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब इसमें चले आएंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे निकलकर। कभी जब ऊर्जा परमाणु मिलेंगे तो जब रिपेल होता है कुछ, कभी कभी इलेक्ट्रॉन इसमें चले आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं संयोजी बैंड, उसे हम कहते हैं संयोजी, EV यानी वैलेंस बॉन्ड, इसको हम कहते हैं संयोजी बैंड। ये होता है हमारा संयोजी बैंड, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जहाँ से चले आते हैं वो क्या होता है, चालन बैंड, जहाँ रिक्त हो जाता है। अच्छा, काहे चालन बैंड इसको कहेंगे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से कि जैसे जब क्रिस्टल में अधिक से अधिक परमाणु एक साथ आते हैं तो जब बंध बनाते हैं तो साझा करने के बाद कभी कभी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो जहाँ पर ऊर्जा स्तर खाली हो जाता है
वो क्या कहलाता है, चालन बैंड। क्यों? क्योंकि अब इसमें से एक जगह खाली है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो ये चालन बैंड कहलाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी बैंड, क्योंकि इसने क्या किया है, संयोग किया है, संयोजन किया। अब इन दो ऊर्जा स्तरों के बीच थोड़ा सा क्या होता है, अंतराल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। ये बहुत ही कम होता है, हालांकि जब परमाणु इतने छोटे हैं, बहुत समीप रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनके बीच ये गैपिंग जो होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम। पर हम यहाँ उतना छोटा तो बना नहीं सकते हैं ना, इसलिए इतना बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से बनता है बैंड, और इसमें होते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड, फिर होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, जो खाली होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो संयोजी बैंड होता है। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, यानी एनर्जी गैप कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आगे उसके जवाब देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक तथा क्या करेंगे, अर्धचालकों को समझेंगे। इससे पहले हमने चालकता के आधार पर आप लोगों को बताया। चालकता मतलब जिसकी चालकता ज़्यादा होगी वो चालक होगा, जिसकी चालकता बिल्कुल नहीं होगी वो अचालक होगा, और जिसमें चालकता क्या होगा, कम होगा, मतलब चालकता जो है वो चालक और अचालक के बीच की चालकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। ये हमने पहले आप लोगों को बताया और ये आप जानते भी हैं, बहुत आसान है। फिर अब देखिए, आप लोग जानते हैं ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, इस प्रकार से ये ऊर्जा बैंड है, और जिसमें एनर्जी गैप क्या होती है, Eg, एनर्जी गैप बराबर क्या हो, शून्य हो। जिसमें ये चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच एनर्जी गैप क्या होता है, शून्य होता है। या OR हम कहें कि चालन बैंड और संयोजी बैंड ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं। ये हमारा क्या है, हमने कहा कंडक्टिव बैंड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। इसमें क्या होता है, जब ओवरलैपित होते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब संयोग कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, आप जानते हैं, तो इस एकदम समीप रहेगा तो ये इससे अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी चालन कर सकते हैं। और अगर ओवरलैपित है तो जो इसका है वो उसका है, जो उसका है वो इसका है, तो ऊर्जा दोनों का क्या होगा, एक दूसरे का साझा रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है, चालक। जिसमें एनर्जी गैप शून्य हो या बिल्कुल ही नहीं हो तो क्या होता है, चालक। और अचालक क्या होता है, जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, यानी ये हमारा क्या है, EC मतलब कंडक्टिव बैंड है, और यहाँ पर क्या है हमारा संयोजी बैंड, वैलेंस बॉन्ड है। तो इसके बीच क्या होता है, एनर्जी गैप
बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये भी समझेंगे कि जहाँ पर Eg की वैल्यू अधिक होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो क्या होगा हमारा अचालक कहलाएगा। जैसे हीरा है, हीरा क्या है, एक अचालक है, और इसमें जो एनर्जी गैप होती है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अचालक होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाते हैं, चालकता नहीं होती है। और बात करेंगे अर्धचालकों की, तो अर्धचालक में क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होते हैं वो कम होते हैं, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पर Eg की वैल्यू कम होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये क्या कहलाता है, हमारा अर्धचालक कहलाता है। जिसमें हमने बात बताया है आप लोगों को सिलिकॉन और जर्मेनियम, 2 उदाहरण दिए हैं अर्धचालकों की, ये अर्धचालक हैं। और इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है Eg की वैल्यू वो 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, इसलिए क्या होता है, हमारा अर्धचालक होता है। ठीक है भाई, लाइट चली गई है तो इसके लिए सॉरी, और आप इतना तब तक नोट करिए, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।